हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आप लोग शायद चैप्टर से वाकिफ़ होंगे। इसके बाद भी आगे क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से अवगत होंगे, लेकिन इस क्लास में 10th में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार का मेरा एक लिस्ट है, संख्याओं का लिस्ट है, एक सूची है। अब देखिए तो पहला है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 15, चौथा 20 और अगला है 25। यानी कि इसको हम टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म। एक टर्म है, पद है। तो अब देखिए तो पहला टर्म में 5 है, दूसरा 10 है। इस तरह आपको लग रहा है कि प्रत्येक में कुछ न कुछ वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि क्या हो रही है? अब देखिए तो अगर 10 में 5 घटा दें तो कितना बचता है? 5। यानी कि पहला टर्म 5 में अगर 5 जोड़ दिया जाए ये 10 होता है। फिर दूसरे टर्म में 10 में 5 जोड़ दिया जाए तो आपका नेक्स्ट टर्म निकल जाता है। अब फिर नेक्स्ट टर्म में फिर 5 जोड़ दिया जाए तो चौथा निकलता है। और चौथे में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो 5वां पद निकलता है। समझ पा रहे हैं? यानी कि एक निश्चित या फिर एक नियत अंतर है और वह नियत अंतर है 5। एक और मैं उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 1, 4, 7, 10, उसके बाद 13, 16 इस प्रकार का है। पहला पद 1, दूसरा 4, तीसरा 7, चौथा 10, पांचवा 13 और छठा 16 है। अब देखिए तो इसमें कोई निश्चित पद है, कोई नियत अंतर है। अगर नियत अंतर नहीं होगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नहीं होगी। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इनके बीच, फिर इनके बीच, इनके बीच, यानी कि दो क्रमागत पदों के बीच कोई न कोई निश्चित अंतर है, समान अंतर है, जो इस सूची को एक श्रेणी में बदलता है और वह श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए तो 3 अंतर है, यहाँ भी 3 अंतर है, यहाँ भी 3 अंतर है ना। इसका मतलब है सब में समान अंतर है। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई दो क्रमागत पदों में अगर समान अंतर हो तो समझिए कि वह श्रेणी आपका समांतर है या फिर समांतर श्रेणी है। आइए हम इसे परिभाषित करते हैं, अपने शब्दों में ढाल करके आपको सुपरिभाष, या फिर यूं कहिए कि आपको जो दिल और दिमाग में परिभाषा याद रहे, ऐसा हम एक परिभाषा बनाते हैं समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन जानते हैं हम। यदि किसी पद ठीक है के ठीक पहले वाले पद का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में, यदि किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी
कहा जाता है। इसे संक्षेप में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से व्यक्त किया जाता है। अर्थात यूं कहिए, अर्थात यानी दो क्रमागत पदों के बीच अंतर सदैव समान रहता है। समझ रहे हैं? अगर अंतर समान नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अंतर समान होगा तो फिर वह समांतर श्रेणी कहलाएगा। दो क्रमागत पदों के बीच अंतर सदैव समान रहता है तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। एक एग्जांपल लेते हैं। 2 4 6 8, ये देखिए तो इसके बीच में सब का अंतर क्या है? समान है। 2 के बाद 4, 4 के बाद यानी सब में 2 2 2 2 2 इंक्रीज हुआ। 2 के प्लस किया 4 हुआ, 4 में 2 प्लस किया 6 हुआ, 6 में प्लस 2 किया तो ये 8 हो गया। इस प्रकार के एक श्रेणी बन गई। अब एक श्रेणी में एक और चीज आती है और वो चीज आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दो क्रमागत पदों के बीच पदों के अंतर को या फिर के बीच में जो अंतर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं या फिर सार्व अंतर बोलते हैं। दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। इसे सामान्यतः डी, स्मॉल डी से लिखें। डी से व्यक्त या सूचित किया जाता है। और यह सार्व अंतर जो है यह प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस धनात्मक, ऋणात्मक यानी कि ये पॉजिटिव, ये निगेटिव यानी कि माइनस या फिर प्लस और जीरो। कॉमन डिफरेंस धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कॉमन डिफरेंस होता है किसमें? प्लस में, माइनस में, जीरो में, इसमें से सभी, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसके लिए एक बताता हूँ कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे कि 5, 10, 15, 20 ये दिया हुआ, जस्ट इसके बाद वाले टर्म को मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए तो A1 बराबर आपका 5 हो गया, A2 बराबर आपका 10 हो गया, A3 बराबर आपका 15 हो गया और A4 बराबर 20 हो गया और A5 बराबर 25 हो गया। यानी कि दूसरे पद के पहले पद के अंतर को
तो क्या करेंगे, d बराबर कॉमन डिफरेंस की समानता हम किसे डिनोट करते हैं, d से, लिखा है ना स्मॉल d, तो d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 क्या है मेरा, देखिए तो ये 10 है और a1 क्या है मेरा 5 है, यही घट करके आ गया आपका 5। यही सार्व अंतर, यही सार्व अंतर से आपका, अगर आपके पास किसी भी एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस, पहला टर्म और फिर सार्व अंतर दिया हो तो आप इसके सारे पद को निकाल सकते हैं जितना तक कहेगा। सपोज एपी का पहला पद सामान्यतः ए से व्यक्त किया जाता है। देखिए आपके पास एपी का पहला पद हो गया ए, कॉमन डिफरेंस आप जान रहे हैं कि डी। चलिए अब आप पद निकालने का तरीका ढूंढते हैं। यदि एपी का पहला पद ए और सार्व अंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी हो तो ठीक है। अब देखिए पहला पद आपका क्या हो गया, ए हो गया। दूसरा पद क्या हो गया, ए प्लस डी, समझ रहे हैं। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी क्या होगा, ए प्लस 2d। यानी कि सिर्फ आपके पास पहला पद और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर दिया हो तो आप देखिए पहला पद निकाल लिए, पहला पद ऑटोमेटिक निकलेगा ही, दूसरा पद भी निकल गया, ये तीसरा पद भी निकल गया। देखिए चौथा पद कैसे निकालते हैं। चौथा पद क्या करेंगे, इसमें से एक डी और जोड़ देना है, तो ए प्लस 2d प्लस डी क्या हो गया, ए प्लस 3d। समझ रहे हैं ना। अंतिम मेरा क्या था, ए था, ए में डी जोड़ दिया, फिर इस दोनों ए प्लस डी में फिर एक डी जोड़ दिया, ए प्लस 2d हो गया। ए प्लस 2d में एक और डी जोड़ दिया, ए प्लस 3d हो गया। अब पांचवा पद जो निकलेगा उसमें भी एक डी जोड़ देंगे। पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d। इस प्रकार हम n तक निकाल सकते हैं। हम फिर भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम आपको nth टर्म ऑफ NAP निकालने के बताते हैं। nवां पद nth टर्म्स ऑफ NAP, AP का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद। अगर पहला पद आपका A, दूसरा पद A2, मैं पहले बताऊंगा इसको। जैसे पहला पद A, सपोज माना कि इसे यहां आप लिख सकते हैं, यदि AP का पहला पद ए और सार्व अंतर डी हो तो ठीक है। अब देखिए पहला पद को हम A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, पांचवा पद को A5, इस तरह nवें पद को AN। क्यों,
क्योंकि पहला को फर्स्ट को जब आप A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, इस प्रकार nth टर्म क्या मान सकते हैं? nth टर्म को हम an बोल सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा पद क्या होगा? a प्लस डी, और a प्लस डी को आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2 में एक घटा दिया, क्या बचा? एक कॉमन डिफरेंस है, डी दे देते हैं। मैं डी को इसी फॉर्म में लिखा है, डी को ही लिखा मैंने, 2 में एक घटा दिया, एक बचा, एक गुना डी, डी। तीसरा पद a प्लस 2d लिखते हैं, a प्लस 2d क्या लिख सकते हैं? 3 - 1 कर सकते हैं, 3 - 1 इंटू डी, 3 में एक गया, क्या बचा? 2 हो गया। अब देखिए चौथा पद a प्लस 3d, क्या लिखेंगे? a प्लस 3 कितना बचाना है? 4 में घटाएंगे, 4 - 1 इंटू डी। पांचवा पद क्या लिखेंगे? a प्लस 4d, a प्लस 4d मतलब 5 - 1 इंटू डी। अब देखिए इस प्रकार आपको nवां पद यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या करेंगे? अब देखिए यह पांचवा पद था, सपोज यहां चलते हैं, सब में ए आया, यहाँ मैं इसमें भी ए डाल देता हूँ, प्लस था सब में प्लस डाल देता हूँ, डाल दिया। अब देखिए पांचवा पद था तो ये 5 में घटाए थे, चौथा पद था 4 में घटाए थे, तीसरा पद था 3 में घटाए थे, दूसरा पद था तो 2 में घटाए थे। अब nवां पद किस में घटाएंगे? n में घटा देंगे, चूँकि 5 में घटाए थे, चौथा पद 4 में घटाए थे, तीसरा पद 3 में घटाए थे, दूसरा पद 2 में घटाए थे, nवां पद n में घटाएंगे, यानी n - 1 इंटू डी। और आपको बताए हैं कि nth टर्म, यहाँ लिखा मैंने nवां पद या फिर nth टर्म क्या होगा? an होगा, an यहाँ होगा ना, तो आप इसको लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। ये आपका nवां पद निकल गया। हम इसको नेक्स्ट डे इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके पहले कुछ इजी सब क्वेश्चंस हैं, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस प्रकार दिया हुआ है, क्या है इसका 2 टर्म और निकालिए। तो ये पहला a हो गया, a1, a2, a3, a4, a5 और a6, यानी कि a5 और a6 निकालना है। तो क्या करेंगे आप? इस फार्मूला पे चलिए, इधर जो हमने पहले बताया था। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे आपका चैप्टर चलेंगे और आप वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव यहीं से निकाल करके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से इसका कंसेप्ट आता है। तो आप क्या कहते हैं, सीरियस होकर के कॉपी लेकर के बैठिएगा और वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके देखिएगा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब फिर भी दिक्कत बनी रहे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इससे भी इजी मेथड हमें लगेगा कि नहीं मैंने समझा पाया, आपको समझाने का ही मेरा एक धर्म बनता है कि मैं अपने धर्म का 100% निर्वहन कर सकूँ। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।